सर्विस मॉड्यूल में देखेंगे तो यहाँ पे ना आइटम कोड आता है, और आप इसमें देखेंगे तो कहीं भी ना आइटम कोड आ रहा है और ना ही उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो इन दी केस अगर इस तरह का चीजें सर्विस में जनरली नहीं आता है। आप जब देखेंगे यहाँ पे दो तरह के आते हैं, आइटम्स आते हैं, ठीक है, दूसरा आता है आपका सर्विस आता है। सर्विस के केस में आप क्या करते हैं, सैक कोड यहाँ पे आप वेंडर सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपने ऑर्डर बनाया था, एक मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने ऑर्डर सेलेक्ट किया, ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद जो भी सर्विसेज आपने लिया है उस सर्विसेज के रिगार्डिंग आप यहाँ पे सर्विस कोड सेलेक्ट करेंगे, सैक कोड सेलेक्ट करेंगे, और सैक लोड पे जैसे सपोज दैट मैंने ये सर्विसेज ली है, मैंने इस सर्विस कोड को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालूंगा कि क्या मैंने सर्विसेज लिया है वो डालूंगा। यहाँ पे जीएल अकाउंट सेलेक्ट करूंगा एक्सपेंस का, क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ तो एक्सपेंस का जीएल अकाउंट होगा। यहाँ पे एक्सपेंस पेबल करके मैं कोई एक जीएल अकाउंट ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोकेशन लूंगा एंड टोटल वैल्यू डालूंगा, कितना का सर्विस मैंने पे किया है इस तरह से। एंड फिर यहाँ पे टैक्स कोड ले लूंगा कि एज पर द कंडीशन जो टैक्स कोड एप्लीकेबल होगा, टैक्स कोड मैं यहाँ पे। ये होता है सर्विस का। लेकिन कुछ क्लाइंट क्या बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे तो किस आइटम को हमने सर्विस कराया है वो आइटम भी चाहिए, उसके डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, तो वो कैसे हम लाएं। तो उसके लिए हम कस्टमाइज करते हैं और एफएमएस बनाते हैं। तो हमारा क्या होता है कि आइटम कोड भी आता है, उसका डिस्क्रिप्शन भी आता है, ठीक है, उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आते हैं, आप उससे क्वांटिटी भी उठा के लाएंगे और वो लेआउट पे चलाएगा। तो उसको कैसे लगाते हैं एफएमएस के थ्रू, हम कैसे ऑटो करते हैं चीजें, वो चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए एक यूडीएफ बना हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेट यूएन बना हुआ है, यहाँ पे आइटम का नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक यूडीएफ बनाऊंगा, ठीक है, कि अल्टरनेट इस यहाँ पे मैं आइटम कोड के लिए मैं एक यूडीएफ बनाऊंगा। तो यूडीएफ बनाने के लिए आपको याद होगा हम टूल्स में जाते थे, कस्टमाइज टूल्स में, इसमें ये डिफाइंड फील्ड में जाएंगे, और ये जैसा कि मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है तो मार्केटिंग डॉक्यूमेंट पे हम आ जाएंगे, रो में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रो को सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे डिटेल में बनाने, यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये बनाऊंगा आइटम कोड, आइटम कोड में सी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं लेता, तो आप ध्यान रखिएगा, या तो आप अंडर स्कोर देंगे या रनिंग में आप लिखेंगे, इसमें आप जो डालेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये आप पहले डालिए आइटम कोड, यहाँ पे स्पेस आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आइटम कोड का जो OITM टेबल है उसमें उसका टेबल मुझे लिंक करना है। तो वैलिडेशन में आऊंगा, यहाँ पे वैलिड वैल्यू करके या लिंक टू एंटिटीज करिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आते हैं। यहाँ OITM टेबल आइटम का है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस टेबल को इसके साथ मैंने लिंक कर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ये रनिंग यहाँ पे करना है, यस करूंगा मैं इसको। अब यहाँ पे ये परचेज ऑर्डर ओपन है तो इसको बोल रहा है कि तो उसको मैंने क्लोज कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब ये हमारा यूडीएफ बन गया, किसका, आइटम का, आइटम कोड का बन गया। अब दूसरी बात आता है कि आइटम कोड के बाद इसका आइटम नेम भी आना चाहिए। तो मैं ये जो अल्टरनेट नेम है इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ आइटम नेम। इसमें मैं ऑटो कॉल करूंगा आइटम नेम को एफएमएस के थ्रू। जैसे ही मैं आइटम कोड सेलेक्ट करूंगा, अपने आप वो उस आइटम कोड का क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नेम होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उठा। तो ये फील्ड में उसको यूज करूंगा, ठीक है। ये दूसरा फील्ड हो गया। तीसरा क्वांटिटी के लिए बिल क्वांटिटी है या सिस्टम क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी रहेगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको नहीं चेंज करता ये, क्योंकि दूसरा है ये, इसको तो मैं एज ए क्वांटिटी यूज करूंगा। एक और मैं बनाता हूँ यूनिट प्राइस का। यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे यू अंडरस्कोर प्राइस, ये हो गया आपका यूनिट प्राइस। और एक फील्ड और मैं यूज करूंगा, यूनिट प्राइस जो होगा ये न्यूमेरिक कर देता हूँ मैं, क्योंकि वैल्यू जो होगा न्यूमेरिक होगा, उसको मैंने ये पहले क्या किया, मैंने पहले यूडीएफ बना, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए यूएम। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट यूएम फील्ड आ रखा है, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ यूएम का। यूएम मतलब यूनिट ऑफ मेजर। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस के केस में ये सारे फील्ड नहीं आते हैं, हम अलग से एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम इस चीज को बना के देंगे। तो कैसे ये चीजें बनेगी वो चीजें मैं आप लोगों को कस्टमाइजेशन पार्ट है वो चीजें बता।
ठीक है। अब जब मैं परचेज ऑर्डर ओपन करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप वेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी वेंडर ले लीजिए, यहाँ पे आपने वेंडर सेलेक्ट किया। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आइटम कोड, अब ये यहाँ जो मैंने बनाए हैं ये आइटम कोड यहाँ पे है। अब इस कोड को मैं कैसे अरेंज करूंगा, तो यहाँ पे आऊंगा, ये फॉर्म सेटिंग जो है, इस फॉर्म सेटिंग में टेबल फॉर्मेट में जाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए आइटम कोड सबसे नीचे होगा, यहाँ पे इसको उठाऊंगा, ऐसे पकड़ूंगा और ड्रैग करके मैं ऊपर सबसे नीचे डालना के डाल, सबसे ऊपर ही चला गया। उसके बाद आपका ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी भी मैं उठा के ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसको उठा लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद आपका आइटम नेम है, इसको ले लेता हूँ मैं। आइटम कोड के बाद आइटम नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसमें यूनिट प्राइस एक बनाया था मैंने, उसको भी मैं लेता हूँ, यह है यूनिट प्राइस, इसको मैंने उठा लिया। अब आप देखेंगे ये जो हमारा टेबल है ये मॉडिफाई हो गया। तो अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। सबसे पहले हैश होगा, हैश के बाद आइटम कोड आएगा यहाँ सैक और इसके पीछे, जैसे जैसे हमें चाहिए हम उसी हिसाब से यहाँ पे अरेंज करेंगे। आइटम कोड हो गया। अब मैं आइटम नेम उठा के लाता हूँ। आइटम नेम फिर हो गया हमारा, उसको ढूंढना पड़ा। आइटम कोड यहाँ है, आइटम नेम भी हमने बनाया था, गलती नीचे रह गया। यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, आइटम कोड, ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। डिस्क्रिप्शन तो उसका है, हमने आइटम नेम करके बनाया। ये है, इसको ले चलते हैं। इसको उठा के ले आइटम कोड के और डिस्क्रिप्शन के बीच में इसको डाल दिए। उसके बाद आपका आइटम क्वांटिटी आ जाएगा। क्वांटिटी के बाद आपका यूएम आ जाएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका। एंड देन यूनिट प्राइस आ जाएगा। इसको करने के बाद आप इसको, ये आपका अरेंज हो गया। अब आप इसको बंद करके जब ओपन करेंगे तो आपका स्क्रीन उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। हट गया फिर से, आइटम कोड यही रह गया। एक सेकंड, ऐसा अगर नहीं हो तो आप एडिट यूआई कीजिए। एडिट यूआई ऑन करने के बाद होम सेटिंग में जाइए, जैसे अभी मैंने सेट किया था उसी हिसाब से इसको सेट कर दीजिए। ये टेबल फॉर्मेट है, इसको सेलेक्ट कीजिए। इसको सेलेक्ट करने का सबसे पहले आप उठा लीजिए आइटम कोड, कॉलम के ऊपर ले जाकर छोड़िए, सबसे ऊपर चला जाएगा ये। उसके बाद आपका आ गया आइटम नेम, आइटम नेम कर दिया। देन आपका क्वांटिटी, आइटम क्वांटिटी ये हो गया आपका। देन यूएन एंड यूनिट प्राइस, बस इतना ही मुझे चाहिए जो फील्ड हमें इसमें कस्टमाइज कर। अब हमें हैश से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए ये हैश है, मतलब फर्स्ट कॉलम हमारा क्या चाहिए, फर्स्ट कॉलम हमारा आइटम कोड होना चाहिए। तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे आइटम कोड डाल दिया,
फिर उसके आइटम कोड के बाद क्या चाहिए हमें, आइटम नेम चाहिए, तो मैंने आइटम नेम डाल दिया। आइटम नेम के बाद क्या चाहिए हमें, क्वांटिटी चाहिए, ये मैंने क्वांटिटी डाल दिया। अभी क्वांटिटी और नेम के बीच में आ गया, तो उसको करके नीचे कर लीजिए, ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद आपका UOM यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, उसके बाद यूनिट प्राइस, अब आप इसको ओके कर दीजिए। ये तो कर दे, देखिए अब आपका स्क्रीन उसी हिसाब से ये डिजाइन होगा। अब इसको राइट क्लिक करके सेव कर दीजिए, तो ये आपका स्क्रीन सेव है। ठीक है, अब इसको आप बंद करके जब ओपन करेंगे तो ये इसी तरह से आपका रहेगा। अब आपका स्क्रीन क्या हो गया, कस्टमाइज हो चुका है। सर्विस मॉड्यूल में भी देखिए आइटम कोड। अब इसमें क्या होगा, ये ऐसा नहीं कि मैंने फील्ड बना दी तो इसमें सब अपने आप आ जाएगा। आइटम कोड तो आएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए हमें इसमें एफएमएस लगाने पड़ता है टेक्निकली। अभी जैसे देखिए यहाँ पे मैंने अगर टेबल OITM टेबल लगा रखा है, तो यहाँ पे मुझे आइटम कोड तो मिल जाएंगे। जो भी आइटम हमें सेलेक्ट करना है सर्विस, सपोज दैट ये आइटम है, ये हमारा फिनिश आइटम है या कोई मशीन है, उस मशीन का मैंने रिपेयरिंग कराया है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कोड तो आ जाएंगे, बट कोड के अलावा जो डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, नेम वगैरह, वो कैसे आएंगे उसकी मैं बात करूँ। ये देखिए ये कोड तो आ गया, लेकिन नेम नहीं आ रहा है। लेकिन क्या होता है, अगर आइटम वाले सेक्शन में आप लेते हो तो अपने आप नाम भी आ जाता है सब कुछ। ये कैसे आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफएमएस लगाने। ये जो कोड है उसका डिस्क्रिप्शन आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे, उसके प्राइस डालेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपने आप आइटम मास्टर से आ जाए, हमें कुछ लगाना ना पड़े। ठीक है, तो ये कैसे आएगा ऑटो, उसका हम टेक्निकलिटी देखने जा रहे हैं कि कैसे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, सर्टेन कोडिंग लिखने पड़ते हैं। क्या लिखेंगे कोडिंग, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने सॉरी इसमें टूल्स में आइए, टूल्स में आने के बाद क्वेरी जनरेटर में आइए, इसमें आए, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे, जिसको आप कॉल करेंगे आप यहाँ पे स्विच कर दीजिए। ये आ गया, इससे आपका ओपन हो जाता है, इससे आपका क्लोज हो जाता है। तो ये आपका एडिट हो गया सिलेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आइटम नेम चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट आइटम नेम, आइटम नेम आइटम नेम फ्रॉम, कहां से हमें चाहिए, फ्रॉम OITM टेबल। OITM टेबल, OITM किसका टेबल है, आइटम मास्टर का है OITM टेबल। ठीक है, अब इसको हम कंडीशन देंगे, ठीक है, वेयर, तो कहाँ किसका, ये किसका उठा के लाएगा। अब रही बात, ये हम सिलेक्ट तो करा रहा है कि आइटम का नेम आप लेके आओ OITM टेबल से, लेकिन किसका लेके आएगा, जो आइटम यहाँ पे है, ये आइटम कोड है, उसका वो नेम लेके आएगा। तो हमें वो कंडीशन देना है। वेयर, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेयर, अब हम यहाँ पे वेयर में डिफाइन करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, वेयर आइटम कोड इक्वल टू आइटम कोड इक्वल टू, अब यहाँ पे एफएमएस जब हम लगाते हैं तो हम उस फील्ड के लिए डॉलर यहाँ पे लगाते हैं, ये डॉलर का साइन सिंबल डालेंगे, डॉलर। ठीक है, ये जो स्मॉलर ब्रैकेट होता है यहाँ पे फिर डॉलर डालेंगे, और यहाँ पे हम पैन नंबर उठाएंगे। यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ पे देखिए, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप सिस्टम इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप जैसे ही यहाँ पे आप रखेंगे, तो देखिए हम इसके कंडीशन दे रहे हैं कि ये आइटम कोड हो। तो यहाँ पे आइटम में कितना दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है। तो वेयर पे लिखेंगे डॉलर के बाद 32, आइटम क्या दिखा रहा है, 32 पैन 2 और बाकी कुछ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम 39 लिखेंगे। ठीक है, 32 नहीं है 39 है। आप देखिए यहाँ पे आइटम क्या दिखा रहा है, 39। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ जो मैं क्वेरी लिख रहा था इसमें लिखूंगा डॉलर हो गया। अब यहाँ पे डॉलर एंड क्या लिखूंगा, 39 पैन हो गया 39 डॉट। अब
हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, आइटम कोड चाहिए, ठीक है। अब उस फील्ड का नाम लिखूंगा कि जिस फील्ड में हमें ये चाहिए, ठीक है। तो उस फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पे अगर देखिए हम कहाँ पे लाना चाह रहे हैं, हम लाना चाह रहे हैं परचेज ऑर्डर पे अगर जाते हैं तो ये है वो फील्ड आइटम में क्या बना हुआ है, यू अंडरस्कोर ALT अंडरस्कोर नेम, तो वो नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे ये लिया डॉट यू अंडरस्कोर ALT अंडरस्कोर नेम, ये सेम होना चाहिए जो वहां पे आपका लिखा। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दिया तो भी नहीं चाहिए, डॉट यहाँ पे जीरो, जीरो मतलब ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो जीरो कंडीशन यहाँ पे सब में जीरो चलता है, मेन आपका ये पेन है यहाँ, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लिखा, इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आइटम नेम को, कहाँ से, आइटम मास्टर का जो टेबल है उससे, किस आइटम कोड के लिए, जो आइटम कोड हमारा सर्विस के केस में हमने उठा रखा है उसी आइटम, ये कहां पे मैं लगा रहा हूं इस आइटम को, यू अंडरस्कोर ALT नेम डॉट जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, मुझे इसका कंडीशन डालना चाहिए कि यू अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर कोड डालना चाहिए, ये नहीं, ये तो हम फील्ड जहां पे लाना है जहां लगा देंगे वो हो जाएगा, हमें इसका फील्ड लिखना है, तो यू अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर कोड यहाँ आएगा, ना कि ये आएगा, ये हमने थोड़ा सा गलती कर रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे क्या कंडीशन लिख रहे हैं, यू अंडरस्कोर आइटम, यू अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर कोड, मैं उस फील्ड का कंडीशन दे रहा हूं जहां से ये कोड को उठाएगा और उसे वैलिडेट करेगा। ये हमारा आइटम कोड कहां पे है, आइटम कोड हमारा इस फील्ड पे है, यू अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर कोड पे है, यहाँ पे ये आइटम, तो मैं वो कंडीशन दे रहा हूं कि इस आइटम कोड के बेस पे तुम जो यहाँ जो आइटम मास्टर पे जो डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है ये उठा के, ठीक है, वो कंडीशन मैं दे रहा हूं। ये बोल रहा हूं कि परचेज ऑर्डर पे जो भी सर्विस के केस में यहाँ पे आइटम कोड है, उस आइटम कोड का आइटम मास्टर में क्या डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन है इस डिस्क्रिप्शन को उठा के इसे लाना है, उसकी मैं क्यूरी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या किया, पहले सेलेक्ट करा दिया, पहले मैंने सेलेक्ट कराया आइटम नेम फ्रॉम OITM टेबल का नाम लिख दिया, वेयर मैंने कंडीशन लगाया कि आइटम कोड जो तुम्हें सेलेक्ट करना है जो हमारे इसमें पड़ा हुआ है ऑर्डर पे जो पड़ा हुआ आइटम कोड, वो उसका मैंने आइटम पेन नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर उसका मैंने फील्ड का नाम लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने जीरो करके कॉल कर, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेव कर, इसको मैंने सेव एज किया। यहाँ पे आप एक सेक्शन कोई भी ले लीजिए या फिर अलग भी सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैनेज कैटेगरी करके आप बना सकते हैं FMS का, अभी मैं जनरल में ही डाल देता हूँ या इसमें से डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये है आपका FMS और आइटम डिस्क्रिप्शन। अब इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक। अब जरा सा देखिए, इसमें आप चाहते तो एक और सेक्शन बन सकता, शायद मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को। यहाँ पे आप मैनेज कैटेगरी में आइए, यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद न्यू ग्रुप कर लीजिए, इसमें न्यू ग्रुप करने के बाद यहाँ पे कर दीजिए FMS, ठीक है, डिस्क्रिप्शन FMS ही डाल दीजिए इसमें, ठीक है। अब आप इसको
यहाँ बनाना है ऐड इंटरनल वैलिड कैटेगरी। नीचे आ गया, सबसे नीचे भी आया। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप ये हमारा एफएमएस ग्रुप सेलेक्ट, इसको मैंने अपडेट कर दिया, ये किया, ओके किया, फिर आप देखिए यहाँ पे एफएमएस आ, ठीक है। तो आप जो मैंने जनरल सेक्शन में ये डाला था इसको आप ओके कर दीजिए, ये ओपन आ गया। अब आप इसको सेव एज कर लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए एफएमएस वाले में, ये हो गया एफएमएस और आइटम डिस्क्रिप्शन। तो आपको कोई सेक्शन बनाना है तो आप ऐसे भी सेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप यहाँ से डिलीट मार सकते हैं, ये जो आपने यहाँ पे रख रखा है जनरल वाले हैं, आप इसको रिमूव कर दीजिए और आपको ये एफएमएस इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने ये क्वेरी यहाँ तक समझ में आया या कोई डाउट है किसी को कि मैंने क्या कोडिंग लिखा, उसमें क्या कंडीशन लगाया, उससे क्या मैं कॉल करना चाह रहा हूँ? बिलाल, राकेश जी। यस सर। अब हमें अब सिंपली क्या करना है? हाँ बताइए। हाँ समझ में आया सर, बट वही सीक्वेंस याद रखना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक दो बार वो प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया, अल्ट शिफ्ट एंड F2 बटन को दबाएंगे। जैसे आप दबाएंगे इस तरह से स्क्रीन खुलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने क्वेरी लिखा है उसको एफएमएस को इस फील्ड में लगाएंगे, जहां पे जिस फील्ड में हम लगा देंगे वहां पे उस चीज को वो कॉल करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, हम इसको सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जो हमने क्वेरी सेव किया है उस पे हम ले जाएंगे, यहाँ पे गए एफएमएस वाले पार्ट में सेव था, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने ओके। ये हमारा जो हमने क्वेरी लिखा था यहाँ पे सेलेक्ट होगा। अब इसको ऑटो रिफ्रेश कराएंगे, यहाँ पे आएंगे। अब हम ये कंडीशन देंगे कि जब ये आइटम कोड चेंज होगा तो ये आइटम डिस्क्रिप्शन भी हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंडीशन दूंगा कि किसके वजह से चेंज होगा, तो मैंने लिख दिया ये आइटम कोड, जब आइटम कोड चेंज होगा तब तक क्या करेगा ये चेंज, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही एफएमएस लगेगा इस तरह से आपका गूगल सर्च टाइप का बन जाएगा। अगर आपका एफएमएस नहीं लगेगा तो ये देखिए, ये हमारा डिस्क्रिप्शन उठ के आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ये देखिए, आपके जो आइटम मास्टर पे ऑलरेडी जो आपका ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जा रहा था, ये ऑटोमेटिकली अब जब भी हम आइटम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अपने आप ये चेंज होगा। अब मैं सपोज दैट यहाँ पे मैं दूसरा कोई आइटम कोड लूंगा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, F4। अब मैं इसको चूज करूंगा, देखिए ये अपने आप रीम DMW ऐसे ही आता था आपका आइटम मास्टर से, आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, नहीं आ रहा था, अब हमने एफएमएस लगा दिया तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो रहा है। जैसे ही मैं नीचे अब कोई दूसरा आइटम लूंगा, सपोज दैट कि इसके नीचे मैं एक और आइटम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड रो कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई और आइटम ले लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक्चुअली 5 या फिर 9, जैसे ही 9 लेंगे ये देखिए अपने आप ये, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एफएमएस लगाया है। सर्विस के केस में ये नहीं है, तो जब भी आप एफएमएस लगाएंगे तो ऑटो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप कॉल कर सकते हैं। सपोज दैट आपका कोई कस्टमर पे कोई चीज है, वेंडर पे आपका कोई भी चीज है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे रिकॉल करे, इसमें रिमार्क में डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इस तरह से एफएमएस लगा के कर सकते हैं। सिमिलरली आप यूएम को भी रिकॉल करा सकते हैं। अब यूएम को कैसे रिकॉल करेंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लिखना पड़ेगा। क्या कमांड लिखना पड़ेगा, बस उसी कमांड को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको एक डेप्थ कंसेप्ट बने। बस मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैं इस पेन पे क्लिक करूंगा, एडिट मोड में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूएम कॉल करना है, तो मैं देखिए सेलेक्ट आइटम नेम के जगह पर क्या लिखूंगा, यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेलेक्ट यूओएम, यहाँ पे लिखूंगा मैं यूओएम। अब ये चीजें चेक कर लीजिएगा आइटम मास्टर पे
कि वहां पे क्या जा रहा है, यूओएम ऐसे जा रहा है या कैपिटल में जा रहा है। अब इसको मैं सेव एज करूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एफएमएस सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं कर दूंगा यूओएम। अब एक बार आप अपने आइटम मास्टर पे चेक कर लीजिए इस फील्ड का नाम क्या जा रहा है, यूओएम ऐसे जा रहा है या क्या, क्योंकि जब तक फील्ड का नाम एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा तब तक ये आपको कॉल नहीं करेगा। एक बार हम चलते हैं आइटम मास्टर पे, देखते हैं कि यूओएम का एक्चुअल में फील्ड जो जा रहा है वो क्या है। इन्वेंट्री पे आए, यहाँ पे देखिए ये यूओएम, तो यहाँ पे यूओएम इन्वेंट्री INVENTRY यूएम। तो अभी मैं अगर एफएमएस लगाता हूं तो ये नहीं आता क्योंकि इसका नेम ही इनकम्प्लीट है। इसमें क्या आना चाहिए, ये नेम आना चाहिए जो यहाँ पे लिख के आ रहा है, इन्वेंट्री INVENTRY इन्वेंट्री यूओएम। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, अपना क्वेरी कमांड को पहले सही करूंगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे ओके किया, इसको मैंने एडिट में किया। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट जो मैंने करा रखा है यूएम, ये नहीं लेगा, सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा, तो हमें डिपेंड करना पड़ेगा INVENTR। ये इन्वेंट्री यूएम हमें सेलेक्ट कराना है, कहाँ से, OITM टेबल से। वेयर आइटम कोड, तो आपका किस कोड के लिए, उसी कोड के लिए, ठीक है। अब आप इसको सेव करें, तो आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर क्या करेंगे, आप एफएमएस लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप, ये आपका यूएम का फील्ड है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्या प्रेस करना है, Alt Shift F2। जैसे ही मैंने प्रेस किया ये आया, यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे एफएमएस लिया, ठीक है। एफएमएस में यूएम वाला क्वेरी हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको ऑटो रिफ्रेश कराना है, तो ऑटो रिफ्रेश कराने के लिए हमें आइटम कोड से ही चेंज होगा, तो फिर से मैं वही आइटम कोड और इसको ऑपरेट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए अपने आप इसका यूएम आ गया, यहाँ भी अपने आप, दोनों का यूएम अपने आप आ गया। अब अगर आप कोई और आइटम लेंगे तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अपने आप जैसे ही इसका डिस्क्रिप्शन उठा के ले आएगा, अपने आप ये क्या करेगा, इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, यूएम है, एवरीथिंग ये खुद लेके। अब आपको क्वांटिटी डालनी है तो ये तो मैनुअल प्रोसेस है, क्वांटिटी आप डालेंगे, यूनिट प्राइस आप मैनुअल डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। ये आपको 120 में हो गया। अब यहाँ पे आपका जो टोटल वैल्यू बन रहा है कितना बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 1000 बन गया। यहाँ पे आपका अगर आप मैनुअल रखना चाहते हैं तो मैनुअल रखते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एफएमएस उठवा सकते हैं। जैसे ही आप क्वांटिटी और ये डालेंगे तो मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये सर्विस का केस है तो सर्विस में कंसोल वैल्यू भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको आप चाहे तो मैनुअल रखना चाहते हैं मैनुअल रखें, या फिर आप एफएमएस के थ्रू भी ऑटो भी करा सकते हैं। तो 15 दाएं 150, 15 दूना 30, 1800 ये आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोकेशन डाल देंगे। ये टेक्स्ट कोड तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस आइटम कोड से वेरिएट नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, कस्टमाइज किया, तो इससे ये टेक्स्ट कोड डिटर्मिनेशन नहीं वैलिडेट होगा, ये सिर्फ आइटम वाले केस में ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई क्लाइंट हमें चाहता है कि सर्विस के केस में हमें आइटम कोड चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए, तो हम ऐसे उठाएंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी आइटम सपोर्ट उठाते हैं तो अपने आप इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, अपने आप इसका यूएम आएगा, आपको डालने की जरूरत है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये देखिए ये आ गया, ये अपने आप ऐसे यहाँ पे यूएम आया। क्यों आया, क्योंकि हमने इसको एफएमएस लगाया। तो एफएमएस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेटेड डेटा सर्च, एफएमएस इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मेटेड सर्च इंजन करके, इस तरह से होता है। तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका डेटा अगर कहीं पे पड़ा हुआ है तो वहां से आप पर्टिकुलर स्क्रीन पे उस डेटा को उठा के ला सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। बताइए कुछ समझ में आया या नहीं है? एक्चुअल में ये टेक्निकल वर्क यस सर। कर लोगे? जी सर, टेक्निकल वर्क। जी सर, इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो फिर। तो जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरी तरफ से होमवर्क है, 2-3 मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो करना है। यहाँ पे ये रिमार्क है, इस रिमार्क में आपको डिटेल उठा के लाना है वेंडर का, वेंडर जो ये फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में आपको कुछ भी टाइप करना है, XYZ मैंने टाइप कर दिए, इस फील्ड को उठा के लाना है आपको रिमार्क। कहाँ पे? यहाँ पे। ये आपका नेक्स्ट डे का वर्क।
जैसे ही आप यहाँ पे एफएमएस लगाएंगे उस रिमार्क में जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे डिटेल उठ के आ जाएगी। सर पार्डन सर, एक वक्त ये कैलकुलेशन का बताएंगे सर आप? क्या कैलकुलेशन का? जैसे हम RMW का ये इसका बता रहे हैं अपने को, ये टोटल वैल्यू जो आएगी इसमें यहाँ पे, जैसे ये 1800 आई है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो क्या बताऊं मैं इसको, ये तो आपका मैनुअल प्रोसेस है। अभी अगर आपको इसमें अगर एफएमएस लगाना है तो सिंपल तरीका है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन लगाए, ठीक है। तो ये तो टोटल फील्ड है, टोटल फील्ड का हटा के एक फील्ड और आप यहाँ पे बना लीजिए, कहीं पे कोई एक यूडीएफ बना लीजिए, उसमें आप लगाइए, क्योंकि ये क्या है, ये आपका बेस में डाटा जाता है तो ये एरर देगा, बेस में टोटल वैल्यू उठा के लाता है। तो यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कैसे लिखता हूँ। जैसे मैं एक फील्ड बना देता हूँ, यहाँ पे आया मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में गए, वो टोटल पे आया 8, टोटल बैंक निम्नलिखित करें उसको मैंने हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से पर्चे ऑर्डर ओपन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कोई आइटम नहीं लिखा हूँ, उसे क्वांटिटी तो मैनुअल डाल दिया 10 रुपीज, प्राइस मैंने डाल दिया। अब इसकी वैल्यू मुझे उठा के लाना है लाइन टोटल, तो लाइन टोटल सबसे आपका यहाँ पे, इसमें तो उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं, इसमें हमें लगा। तो इसके लिए पहले हमें कोडिंग करनी है, ठीक है। तो कोडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, केवी जनरेटर में जाइए, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने पेन को ओपन किया, ठीक है। सेलेक्ट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको किसको किसको मल्टीप्लाई कराना है, आपको मल्टीप्लाई कराना है क्वांटिटी। क्वांटिटी का फील्ड क्या जाता है, UNESA _ A_QT ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका आप पैन नंबर पहले देखिए, इसका पैन नंबर क्या बोला है, आइटम 39 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जब आप कमांड लिखेंगे तो उसमें आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट $, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट अगेन $39, ठीक है, डॉट, अब उस फील्ड का नाम जो आपका क्वांटिटी था, ये क्या था आपका U_S_ क्या था देखना, ये है ना UNE है, सॉरी U_UNE_SA_AQT। एक सेकंड मैं इसको यहीं से ओपन करके कॉपी कर लेता हूँ, तो ये गलत हो गया तो फिर चलेगा। ये है आपका, ये फील्ड है, ठीक है। इसको कॉपी किया, U_ है, आपको U_ अलग से लगाना पड़ेगा। तो कहाँ गया ये U_ ऐसे, ठीक है, एंड डॉट हो गया आपका, उसको ब्रैकेट आप बंद कर, ये बंद हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार लगा दीजिए, स्टार। अब दूसरा वाला वैल्यू उठाइए, यहाँ पे क्या है आपका US$, ब्रैकेट अगेन US$, 39, पैन नंबर इसका भी 39 होगा, डॉट। अब इसका फील्ड का नाम देखिए क्या है, इसका फील्ड का नाम जो है यहाँ पे देखेंगे
तो यूनिट प्राइस करके हमने बनाया है, तो उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। कस्टमाइज फील्ड यहाँ पे आया, ये रो हो गया, ये आपका यूनिट प्राइस अपडेट किया, यू अंडर स्कोर यू प्राइस कॉपी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यू प्राइस को अगर आप परचेज ऑर्डर पे आके देखते हैं तो क्या देखेंगे, यहाँ पे आप कर्सर डाल के देखिए यू अंडर स्कोर यू डबल यू आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये वही चीजें डालनी पड़ेगी तब जाके वो यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने यू अंडर स्कोर प्राइस, ठीक है, डॉट जीरो, और फिर मैंने इसको बंद कर। अब इसको मैं सेव करूँ, अब मैंने इसको सेलेक्ट करा लिया, प्रोडक्ट भी करवा दिया, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो इसको मैंने सेव एज किया, एफएमएस, यहाँ पे मैं टोटल लाइन टोटल है तो टोटल करके मैंने इसको सेव। अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एफएमएस लगा, ये जो फील्ड है लाइन टोटल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्या करना, अल्ट शिफ्ट एंड F2 एक साथ दबाना है। जब आप दबाएंगे ये खुलेगा, इसको ओपन आपने किया, प्योरे, ठीक है, एफएमएस के अंदर में आपका है टोटल, इसको मैंने लिया, इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ऑटो रिफ्रेश कर दिया। अब ऑटो रिफ्रेश करेगा तो पहले कौन चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगा या यूनिट प्राइस होगा। तो या तो आप दोनों लगा सकते हैं या फिर एक लगा लीजिए, जो भी आपको लगाना है, किसके बेस पे होना चाहिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ SA वाला क्वांटिटी उठाता हूँ, ठीक है। तो जब भी क्वांटिटी चेंज होगा तो भी चेंज होगा। दूसरा एक और पैरामीटर मैं इसमें लगाता हूँ कि अगर यूनिट प्राइस चेंज हो रहा है तो भी ये चेंज, क्वांटिटी चेंज होगा तो भी टोटल वैल्यू चेंज होगा, एंड जब यूनिट प्राइस हो चेंज होगा तो भी चेंज होगा। देखिए यूनिट प्राइस का वैल्यू कहाँ गया हमारा, दो यूनिट प्राइस कैसे आ रहा है, कौन सा यूनिट प्राइस है, ये है या ये है हमारा। मुझे लग रहा है यूनिट प्राइस हमारा गलत किया था, यूनिट प्राइस लेना चाहिए, इसमें तो एक ही यूनिट प्राइस आना चाहिए। मुझे अपने वाले यूनिट प्राइस को थोड़ा सा चेंज करना। एक सेकंड इसको मैं बंद कर दूं, अभी ये अपडेट लेगा।
अभी इसको चेक करना है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसी कोडिंग को चेक करते हैं। ये आए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट प्राइस पहले आ गया है और यूनिट प्राइस बाद में आना चाहिए था। तो इसको मैं सबसे पहले क्वांटिटी देता हूँ, ये क्वांटिटी दे दिया। यहाँ पे यूनिट प्राइस, ये न्यू देता हूँ, यूनिट प्राइस, ठीक है। और इसमें मैं देता हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें है डिजाइन है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हमारा छूट रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। लॉजिक तो यही लगेगा, देखना पड़ेगा इसको। प्राइस तो सेम ही है हमारा, सही लगा हुआ है इसमें। इसमें डॉलर लगा, टेबल में हमने दे दिया। सर हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम नहीं दे रहे, टेबल नेम नहीं दे रहे ना, तो इसलिए तो नहीं हो रहा है। टेबल नेम की जरूरत नहीं है ना, हम तो उसी टेबल में एक पिन को दूसरे पिन से मल्टीप्लाई करके डाल रहे हैं। इसमें टेबल नेम नहीं आएगा ना, जो हमारा टेबल है POR1 पे जो वैल्यू है उसी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हम कहीं और से तो डेटा ला नहीं रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्वांटिटी है यहाँ पे और जो यूनिट प्राइस है उसी दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां पे डाल रहे हैं। अगर दे भी देते हैं तो हम क्या करें, फॉर्म डन ये दे सकते हैं। उसके बाद सर्वर सिंटैक्स में परमिशन डालने, सिंटैक्स का एरर दे रहा है। एक सेकंड, बैलेंस में थोड़ा डिफरेंस समझा सकते हैं कि किस तरीके से इसको हम देखेंगे? हमने इन्वेंटरी इवैल्यूएशन बताया तो था आपको, इवैल्यूएशन भी बताया था, फिजिकल काउंटिंग भी बताया था, सारा चीजें बताया था आपको। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका, सपोज दैट अगर आप क्वार्टरली क्लोज करते हैं
तो जो उस महीने के लास्ट में आपका जैसे जनवरी फरवरी मार्च है, इस 3 महीने का अगर क्वार्टर चलता है या मंथली आप करते हो, तो सितंबर का जो क्लोजिंग होगा लास्ट डे का, वो आपका अक्टूबर का ओपनिंग होगा। दैट मीन्स जो सिस्टम में आपका ओके सर। स्टॉक का टोटल वैल्यू दिखाएगा कि आज के डेट में हमारे पास कोई एफजी आइटम है, उसकी वैल्यू 100 पीस है उसका और यूनिट प्राइस उसका 200 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 200 जो होगा जितना भी वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो गया सितंबर लास्ट मंथ का, और वही हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस अक्टूबर फर्स्ट का। ये होता है ओपनिंग क्लोजिंग। ओके सर, मीन्स जो हमारी विप का स्टॉक वैल्यूएशन होगा लास्ट डे पे वही हमारा क्लोज्ड और ओपनिंग होगा। वो उस महीने का क्लोजिंग हो गया और आगे जो आने वाला महीना है उसका ओपनिंग हो गया। ओके सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इन्वेंट्री का मैच करना मंथ एंड के ऊपर स्टॉक वैल्यूएशन के साथ ये कंपलसरी है? नहीं, क्यों मैच कराएगा? अगर आपका स्टॉक सही चल रहा है, आपने इन और आउट जो किया स्टॉक का प्रॉपरली किया है, तो हर बार रिवैल्यूएशन करना तो जरूरी है। रिवैल्यूएशन तो बहुत 6-6 महीना, 7 साल, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल के बाद होता है, क्योंकि अगर कहीं पे आपका स्टॉक के वैल्यू में चेंजेज आए हैं तब रिवैल्यूएट करते हैं। सपोज दैट आपका जो आइटम पड़ा हुआ है उसका मार्केट वैल्यू आपने डाल दिया, 100 पीस पड़ा हुआ है, 2 साल से पड़ा हुआ है, 2 साल पहले उसका कुछ और वैल्यू था, आज कुछ वैल्यू हो गया, तब हम रिवैल्यूएट करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है हर महीने हम रिवैल्यूएट करते हैं, मंथली रिवैल्यूएशन नहीं होता है ये। ओके ओके, इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट का मंथली रिवैल्यूएशन नहीं होता? कभी नहीं होता। रिवैल्यूएशन तब होता है जब आपका स्टॉक का वैल्यू मैच नहीं कर रहा हो, कुछ कुछ आपने मिस्टेक किया है, आपके स्टॉक जो होने चाहिए वो वैल्यू जितनी की स्टॉक होने चाहिए वो नहीं है, तब उसको रिवैल्यूएट करके हम मैच कराते हैं। ओके ओके सर, ओके। मैं मीन्स जैसे हम आफ्टर 1 ईयर इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं, हमारे पास फिजिकल क्या पड़ा है, हमारे पास सैप पे क्या पड़ा है, तो इसी तरीके से आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 6 मंथ। हाँ, तो आप फिजिकली अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिजिकल क्वांटिटी से मैप करेंगे। अगर आपका स्टॉक का वैल्यू डिफर कर रहा है तो उसको रिवैल्यूएट करके मैप कराएंगे। ओके ओके सर, बस ये क्वेश्चन था सर। कभी भी स्टॉक की सर वैल्यू मेरा आप एक क्वेरी है सर। बताइए, बोलिए। सर ये जैसे ही हम लोग का इन्वेंट्री क्लोजिंग है, मींस आपने तो क्लैरिफाई कर दिया कि सितंबर की क्लोजिंग अक्टूबर की ओपनिंग होगी, लेकिन जो वैल्यू हमारे को इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट में आ रही है वो डिफरेंस आ रहा है सर, बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है। इसका कुछ कैसे कॉन्सेप्ट डिफरेंस बताएंगे सर आप? कैसे डिफरेंस आ रहा है वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। कहाँ का डिफरेंस आ गया, कैसे डिफरेंस आ गया? सर अगर हम लोग इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट चलाते हैं हम्म, तो उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, शायद उसमें वो बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करता है सर इन्वेंट्री ऑडिट नहीं, रिपोर्ट। कोई कोई फैक्टर नहीं कंसीडर करता है। इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा फैक्टर कंसीडर करेगा? आपने जो स्टॉक की वैल्यू जिस वैल्यू से इन किया है वो वैल्यू आएगा, कौन सा और फैक्टर आएगा? ये अरशद जी आप जो बोल रहे हैं वो इस तरह से अगर आप इतना सीखने के बाद बोल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। इसमें कौन सा फैक्टर? ये इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है, ये मेरा आइटम है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, जरा बताइए कौन कौन सा फैक्टर इस पे डिपेंड करता है। ये मेरा है, ये क्वांटिटी है, ये हमारा स्टॉक का वैल्यू, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सपेंड किया, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है इस पे? ये आपका इशू है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन है जो हमने रिवैल्यूएट किया है। तो अगर आपने रिवैल्यूएट किया तो वो फैक्टर इफेक्ट पड़ेगा, या यहाँ पे इतना था उससे वैल्यू आपको बढ़ा दिया। और ये क्या है आपका? ये आपका कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है? गुड्स रिसीव का है, जो आपने स्टॉक इन किया वो है। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिस वैल्यू से आपने इन किया है वो वैल्यू, ये इसका कॉस्ट दिखा रहा है कि 600 पर पीस आपने इसको इन किया है। आपको चेक करना है तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा आपको आइटम 600 पर पीस से ये इन हुआ है, यह 600 यूनिट प्राइस है इसका। तो इसकी स्टॉक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000 हो रहा है ना यहाँ पे, 60 आपका सॉरी 6 लाख हो रहा है। ये वैल्यू आया है। इसके अलावा क्या आया है? ये रिवैल्यूएशन का वैल्यू आया, तो 6 लाख ये आया, और रिवैल्यूएट करके जो वैल्यू डिक्रीज हुआ वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेट वैल्यू कितना आ गया? 5,90,000। यही अगर मैं इसको क्लेप्स कर दूं तो आपको 5,90,000 दिखा रहा है। तो इस पे जितने भी आप
वेरिएशन करेंगे, जो भी स्टॉक में चेंजेस करेंगे वो सारा इम्पैक्ट आता है स्टॉक पे। अब वो चेंजेस या इशू या रिसीव जो कर रहे हैं वो अगर प्रॉपर कर रहे हैं तो इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट आपको प्रॉपर देगा। अगर आपने कहीं पे गलती किया है तो गलत आएगा, और गलत को सही करने के लिए फिर आप गलत तरीके से करो, रिवेल्युएट करो उसको, फिजिकल काउंटिंग करो, तो वो करके आप मैनेज कराते रहो। अगर आपका मटेरियल फीफो है तो फिर रिवेल्युएट करना भी मुश्किल है, क्योंकि उस पर्टिकुलर लेयर पे जितना भी क्वांटिटी आया होगा सब में रिवेल्युएशन होगा। नहीं समझ में आया? सपोज दैट ये आइटम है, एक लॉट में आया है, बैच पे आया है, 500 पीस आया है या 5000 पीस आया है, तो अगर उसमें 100 रुपया चेंज करना है तो 5000 पीस पे वो 100 रुपया डिवाइड होगा, सब में चेंज होगा, एक में आप चेंज नहीं कर सकते। वो फिर बल्कि प्रोसेस होंगे आपको। तो इससे बेटर है कि जो भी आपका स्टॉक का इन और आउट हो रहा है उस पर आप फोकस कीजिए कि वो गलत नहीं होगा। वो अगर गलत कर रहा है यूजर तो उसको आप पकड़िए कि ये क्यों गलत हो रहा है। तो बार बार आप रिवेल्युएट करते रहेंगे, बार बार वो चीजें खड़ा होता रहे, तो एक्चुअल प्रॉब्लम के रूट को आप जानते हैं कि कैसे करना, जानना चाहिए, बट उसको फॉलो अप या अडॉप्ट करने से पहले उसके रूट काउज को पहले खत्म कीजिए, तब रिवेल्युएट करके सही कीजिए। नहीं तो आज आप रिवेल्युएट करके सही करेंगे, फिर 2 दिन के बाद वही चीजें होगी, यूजर फिर वही गलती कर देगा। तो आप उस रूट काउज को पकड़िए और यहीं से पकड़ाएगा कि किस यूजर ने गलती की। ठीक है, एक बार बॉम्ब को भी चेक करना पड़ेगा क्या? बम को क्यों चेक करना पड़ेगा? मतलब मान लीजिए सर वहां अगर बॉम्ब में कुछ गलत, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, कुछ गलत ये दे दिया हो, तो वहां से क्या स्टॉक वो कम ले रहा हो। बॉम्ब में गलत अगर बनाया हुआ, उसमें बॉम्ब क्वांटिटी को डाल रखा, वो अगर गलत डाला होगा तब वो कंजम्पशन कम गलत लेगा। हाँ, तो उससे अगर उसने स्टॉक भी गलत आ जाएगा। हाँ तो है ही, स्टॉक का कंजम्पशन ही गलत होगा, एफडी भी गलत बन के आएगा, उसका कॉस्ट गलत निकल के आएगा। तो ये तो आरएनडी का पार्ट होता है। आई थिंक बम पे हम लोगों को इंडिविजुअली नहीं जाना चाहिए। बम आरएनडी का पार्ट है, वो आरएनडी डिपार्टमेंट समझे कि क्या उसने बम बनाया है नहीं बनाया है। आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक बार अपनी बम चेक कर लो कि आपने जो बम बनाया है वो परफेक्ट है या नहीं है। बट लेकिन उससे कोई चेंज नहीं आएंगे। एफजी आइटम, सपोज दैट एफजी आइटम पे 5 आरएम कंज्यूम होना चाहिए था, उसमें 2 आरएम डाल रखा है, तो 2 ही आरएम कंज्यूम होगा ना। जितना कंज्यूम होगा उतना ही कम पैसे का आपको एफजी बना के देगा। हाँ, मगर सर एक्चुअली में जो बॉम्ब में अगर गलत डाल दिया हो, बट एक्चुअल में तो वो आराम से मैंने एक्चुअली 5 ही कंज्यूम कर रहा है, बट यहाँ पे जो बॉम्ब बनाया वो 2 का बनाया, उसमें क्या होगा, इन्वेंट्री आपका जो दिखाएगा और जो बुक्स का इन्वेंट्री दिखाएगा वो दोनों मैच नहीं करेगा। नहीं कैसे राकेश जी, ये नहीं समझा। अगर उसने बॉम्ब पे 3 आरएम आइटम कंज्यूम कराया है, एक्चुअल में 5 होना चाहिए था, तो सिस्टम में भी तो 3 ही कंज्यूम करेगा ना, 2 तो 5 नहीं करेगा ना। जब वो बॉम्ब चलाएगा, प्रोडक्शन प्लान करेगा तो नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ सर, मान लीजिए किसी बॉम्ब, मान लीजिए उसने बॉम्ब में 3 दिखाया, बट वो फिजिकली 5 इशू कर रहा है आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए। 5 कैसे ले लेगा? संभव ही नहीं है। आप प्रोडक्शन मॉड्यूल चलाए हैं, क्या ये संभव है कि हमने बॉम्ब में 3 दिखा रखा है और उसके जगह पे हम 5 कंज्यूम कर ले? क्या बात होता है सर कि जब बॉम्ब बनाया जाता है, एक सेकंड, वही बोल रहा हूँ कि जब बॉम्ब आप रुकिए राकेश जी, ये राकेश देखिए, ये मैंने एफजी बनाया, इसके लिए मैंने ये बॉम्ब डिफाइन कर रखा है, ये 2 पीस 1 पीस 1 पीस। आज जब मैं प्लान करूंगा 1 पीस के लिए इतना चाहिए, अगर मैं 100 पीस प्लान करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई करेगा, इससे करेगा ना। हाँ सर। तो जहां पे एक है वहां पे 100 के लिए 100 लेगा, कभी भी ये 150 नहीं ले सकता है, 200 कंज्यूम नहीं कर सकता। नहीं, आप तो बुक के हिसाब से बोल रहे हैं ना सर, मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल का बात। मान लीजिए जैसे कि मेरे फैक्ट्री में हुआ था, वो बॉम्ब बुक्स में बना दिया था 5 बोल के, बट वहां पे 15 क्वांटिटी लगता था और उसने 15 इशू कर रहा था, मेरे बुक्स में 5 इशू हो रहा था। ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर कुछ और गड़बड़ होगा। फिजिकली जो था ना सर, फिजिकली वो अलग इशू हो रहा है। क्योंकि देखिए, क्योंकि होता क्या है, जब भी हम ऑर्डर बनाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं, इसी के बेस पे हमारा ऑर्डर जाता है इशू होने के लिए।
जो भी हम यहाँ पे ऑर्डर बनाते हैं, जैसे 2 पीस मैंने 200 पीस बनाया, अब प्लान क्वांटिटी 200 और 16 पीस हुआ, तो ये 200 पीस ही इस ऑर्डर के बेस पे इशू कर सकता है। ये ऐसा नहीं कि 200 के जगह पे 400 इशू कर देगा। मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर यूजर 400 पीस कर रहा है तो किस बेस पे कर रहा है, कैसे जाएगा? इस ऑर्डर के बेस पे लेगा नहीं, तो वो ऐसे मैनुअली है मटेरियल को फेंक रहा है प्रोडक्शन लाइन में। मेरे मेरे में एक केस ऐसा भी हुआ था सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने इशू कर दिया बॉम्ब के हिसाब से, बट जब प्रोडक्शन से वो रिसीव कर रहा है सर माय मटेरियल, वो मैनुअली कर रहा है रिसीव। और मैनुअली रिसीव करने के चलते वो 200 पीस रिसीव कर रहा था। कैसे वो मैनुअली 400 रिसीव कर रहा है? रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन क्या यहाँ से नहीं चलाता? ऑर्डर के बेस पे यहाँ से नहीं रिसीव करता? नहीं सर, वो जो बनता है, बनने के बाद जब रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन करता है वो मैनुअली करता है वो लोग। नहीं समझा। यहाँ पे मैं रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन देखिए 200 पीस का प्लान किया, 200 पीस ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 400 पीस ले लूंगा या कुछ भी ले लूंगा। अब कैसे चल रहा है वो तो मुझे देखना पड़ेगा। आपका प्रोसेस जो बोल रहा है आप तभी बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा जो चीजें आप बोल रहे हैं कैसे कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे लॉक सब लगे होते हैं, वो मैंने आपको वैलिडेशन नहीं था ना सर, वो अभी लगा है वैलिडेशन। वहाँ वैलिडेशन भी नहीं था। मैंने तो शेयर किया था आपके साथ, वैलिडेशन भी शुरू में शेयर किया था। वो वैलिडेशन लग गया सर, लगा दिया है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर को बोल के वैलिडेशन लगाया वहाँ। हाँ, तो जितना आप इशू करेंगे उतना ही आप रिसीव करेंगे, उससे मैं ज्यादा कर सकते हैं ना उससे कम कर सकते हैं। नहीं, मैंने क्या होता है कि हम लोग का कन्वर्शन रेशियो है, एक कन्वर्ट्स होता है, वो कन्वर्शन रेशियो नहीं लगा। जैसे कि सर जितना आप इशू करते हैं, हमारे में क्या होता है, कन्वर्ट होकर वो एक्सपैंड करता है, वो बढ़ता है। तो वो उसका एक पर्टिकुलर एक रेशियो होता है कि आप एक दिखा दीजिएगा डेटाबेस, एक बार देखूंगा तभी बताऊंगा। ऐसे पूरा वर्चुअल लग रहा है हवा में। एक बार आप अपना डेटाबेस दिखा दीजिएगा। जैसे इसमें वो शर्मा जी का मैं गया था देखने के लिए, तो देखा डेटाबेस तो क्लियरली पता चला कि जीआरपीओ पे दिक्कत था, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं था। जीआरपीओ पे ही आइटम का कॉस्ट जहाँ पे 50 रुपए होना चाहिए था उसमें 58,000 समथिंग डाल दिया था, जिसके वजह से वेरिएंस होगा। तो एक बार डेटाबेस दिखाइएगा। हाँ, तभी जाके हम इसमें कुछ बता सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं बता सकते। हाँ बताइए बिलाल। सर जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट मींस अगर हम पूरी फुल ईयर की ले लें या एक मंथ की ले लें, व्हाट इज इन व्हाट इज आउट, जो हमारी स्टॉक वैल्यूएशन होनी चाहिए। मीन हमारी विप की स्टॉक वैल्यूएशन आज 5 मिलियन है एट द मंथ एंड, तो उसको इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट के साथ मैच करना चाहिए ना, कि हमारे साथ इन क्या गया आउट क्या गया, कि इस मंथ के अंदर हमारी एट द एंड हमारा 5 मिलियन ही स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर एंड हो रहा है। आप क्या बोले कि क्या इस महीने के स्टार्ट में कितना इन हुआ और लास्ट में कितना आउट हुआ? जी सर, आज क्लोजिंग मंथ वाले डे मींस लास्ट डे ऑफ द मंथ मेरी जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो है 5 मिलियन की। ठीक है सर, विप की। हाँ, तो जब मैं अपनी इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट फुल मंथ की निकालता हूँ तो वो भी राउंड अबाउट 5 मिलियन होनी चाहिए। तो इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट दोनों सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जी सर, अभी जो अली सर पूछना चाह रहे थे, सुनिए आप दो चीजें उसमें मिक्स कर रहे हैं। आप सिर्फ वीप की देख रहे हैं, वीप मतलब WIP की बात कर रहे हैं आप, ओनली आप स्टॉक WIP में चेक कर रहे हैं, लेकिन इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ WIP का नहीं दिखाता। एवरीवेयर कहीं भी अगर स्टॉक है तो सारे स्टॉक की वैल्यू को दिखाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि WIP का हमारा कितना स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा है और एज वेल एज आउटसाइड कितना दिखा रहा है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट आपको WIP का दिखाना चाहिए वो आपको उससे मैच होना चाहिए जो प्रोडक्शन में पड़ा हुआ है। अगर वो नहीं मैच हो रहा है तब कहीं पे करना है। हाँ, ऑब्वियसली मैच होना ही चाहिए। जी सर, अभी क्या है कि जो हमारी इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट हम सिर्फ विप की निकालते हैं तो वो हमारे पास आ रही है 9 मिलियन की, और हमारी जो स्टॉक वैल्यूएशन मंथ एंड पे आ रही है वो आ रही है 5 मिलियन की। इट्स मींस कि किसी ना किसी जगह के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट खाते में 200 आया, हमने 100 कर दिया। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट अगर आप और विप की देख रहे हैं तो 9 मिलियन की, ओवरऑल देख रहे हैं तो 5 मिलियन की। तो ये 4 मिलियन का जो डिफरेंस आ रहा है, 5 मिलियन जो आया, क्या उसमें भी आपने ओनली विप का लिया है या फिर ओवरऑल टोटल लिया है? नो सर, ओनली विप सर। विप का फिर उतना ही आना चाहिए जितना आपको 9 मिलियन था, तो 9 मिलियन ही आना चाहिए।
दोनों में डिफरेंस नहीं आना। जी अगर सर, हमने डिफरेंस आ रहा है विप इसका मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ है स्टॉक में, स्टॉक में एग्जैक्टली सर, वेरिएशन हमारी है। स्टॉक वैल्यूएशन आ रही है 5 मिलियन की विप की, और अगर हम ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं विप की फुल मंथ की, वो हमारे पास आ रही है 9 मिलियन की। हाँ, तो कुछ गड़बड़ है उसमें तो। ओके सर, अब वो बस यही पूछना था सर, अभी उस पे ऑडिट काम कर रहे हैं रिपोर्ट तो आपके अच्छे गाइडेंस से चाहिए। निकाल के आप चेक करिए कि कहाँ पे स्टॉक का वेरिएशन आ रहा है। मेन तो स्टॉक ही है एक कंपनी के लिए, जो एसेट्स वैल्यू है, एसेट्स ही। तब तक स्टॉक वैल्यू अगर सही नहीं हुआ तो फिर पूरा ईआरपी आपका गड़बड़ है। जी, जी सर, एक सवाल मेरा ये था कि अगर हमें चूज़ करना हो, अगर हम जाएँ कि हाँ, हमें ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, तो फिर हम अपनी विप की स्टॉक वैल्यूएशन को फ़ॉलो करें या हम इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट को फ़ॉलो करें, कि हम प्रेज़ेंट कर सकें कि इन्वेंट्री ऑडिट इन्वेंटरी रिपोर्ट ही ऑडिट मेन रिपोर्ट होगा। इज़ एट एग्जैक्टली ओके सर, वही है। इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट ही मेन होगा, क्योंकि वहाँ पे हर ट्रांज़ैक्शंस का हमारे पास डाटा एग्जैक्टली होगा। हम हाँ। विप स्टॉक वैल्यूएशन बीच को में कंसीडर नहीं कर बीच में सकते भी अगर क्लोजिंग। आपने आपने बीच में भी इशू किया है, तो जितने भी गुड्स इशू होंगे फॉर द प्रोडक्शन सबको उठा लीजिए, वो बीप के बराबर होना चाहिए। जी, जी सर, इसका मतलब ये है कि स्टॉक वैल्यूएशन को हमने फ़ॉलो नहीं करना है, हमने अपनी विप को फ़ॉलो करना है। हमारी एक स्टॉक आपको बीप वैल्यूएशन को की ही 5 फॉलो मिलियन रिपोर्ट करना, गलत है, एग्जैक्टली हमारी विप करेक्ट है, बीप ही हमारी करेक्ट, इन्वेंटरी बीप करेक्ट है। एग्जैक्टली वही होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट आपका करेक्ट होगा। बीप में उतना वैल्यू क्यों दिखा रहा है, वो स्टॉक उतना अगर इशू हुआ है तो फिर आपके स्टॉक वैल्यू क्या, तो वो चेक कीजिए कि क्यों हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। ओके, और उसका ओके सर। सिंपल तरीका यही है कि इन्वेंट्री ऑडिट से जितने भी गुड्स इशू है, इशू फॉर द प्रोडक्शन है, उन सबको आप काउंट कीजिए कितनी क्वांटिटी आपने इशू किया है, और फिर उसको मिलाइए तो आपका वो दोनों मैच होने चाहिए, तो उस फॉर द प्रोडक्शन। अब अगर आपने कहीं और इशू किया है उसके अलावा, ठीक है, जो इशू का एक और स्क्रीन आता है ना गुड्स इशू का, आपने मैनुअली अगर किसी ने कर दिया है, तो फिर उस केस में आपका स्टॉक वैल्यू मैच नहीं करेगा। तो वो आपको जी वहां सर। से फाइंडिंग हो सर एक जाएगा इशू फॉर द प्रोडक्शन हुआ है या नॉर्मल इशू हुआ है। जी, जी सर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी इश्यूएंस भी विप के ऊपर कर रहे हैं और कंजम्पशन भी विप से ही कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है हम कि आपने इश्यू भी विप, विप पे कर आप तो प्रोडक्शन के लाइक लिए इशू सर। करेंगे ही विप में तो करेंगे ही, डब्ल्यूआईपी में जी, जाएगा ही जी। मटेरियल, रॉ मटेरियल। और जब आप रिसीव करेंगे तो जी, इसी जी। वहां से आप डब्ल्यूआईपी से आप एफजी रिसीव करेंगे तो वो कंज्यूम हो जाएगा आपका आरएम। जी, जी सर। ये होता है कि हम मैनुअल ट्रांज़ैक्शंस करते हैं ना, तो विप के ऊपर ही हमारा एफजी के अंदर फिर हमारी विप वो फिनिश गुड बन जाती है। फिर हमारे विप वेयरहाउस से हमारे एसपीक्यू वाले वेयरहाउस वाले उठा लेते हैं, फिर जाके हमारी नहीं फिनिश नहीं नहीं, गुड बनती है मुझे सर। मुझे मुझे डाउट लग रहा है, अब आप कुछ चीजें और बात कर रहे हैं। विप 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 जो आप कर रहे हैं, आप वेयर हाउस की काहे बात कर, क्यों बात कर रहे हैं विप की? विप कोई वेयर हाउस नहीं होता है दोस्त। जब हम मटेरियल को प्रोडक्शन ऑर्डर के बेस पे इशू करते हैं, तो वो डब्ल्यूआईपी लाइन में जाता है, जिसको हम लोग डब्ल्यूआईपी अकाउंट नेम से जानते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस लाइन। जो डब्ल्यूआईपी हमारा सर होता है यहाँ पर ये जीएल लोगों ने अकाउंट विप होता पे है। एक वेयरहाउस बना के रखा हुआ है सर। नहीं तो दो ये सर तो इन्होंने वो ये तो सॉरी। मैनुअल प्रोसेस है, फिर उसको कैसे मैच कराएंगे? किसी भी जी, जी। कारणवश से वो डब्ल्यूआईपी में इशू कर देगा, किसी भी कारणवश से वहां से रिसीव कर लेगा, आप उसको मैच कैसे करा पाएंगे? मैं तो तभी से डब्ल्यूआईपी ये प्रोडक्शन लाइन समझ रहा हूँ। ये है तो ये डब्ल्यू प्रोडक्शन लाइन ही जी, सर, बट ये लोगों ने इसको वेयरहाउस बना के रखा हुआ है नहीं, डब्ल्यूआईपी वेयर को। हाउस बना के रखा तो मैनुअल जी सर, प्रोसेस ये करेगा ना, अपनी मर्जी से कुछ भी इशू कर दे, अपनी मर्जी से कुछ भी रिसीव कर ले, वो तो प्रोसेस नहीं हुआ ना। प्रोसेस जो भी अगर मटेरियल इशू होगा, शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑर्डर। विदाउट प्रोडक्शन नोबडी कैन इशू द मटेरियल। इफ एनीवन इज डूइंग सर हम द लमसम इशू, जी, तो वो कोई मीनिंग नहीं है जी, फिर जी आपका, सर। तो आप कभी मैच ही नहीं करा पाएंगे। तो मैं ऐसे वर्चुअल नहीं जी, बात जी करता। सर। अब आप इसमें, जैसे मैं राकेश जी से भी बात की, आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारी लैकिंग हो रही है। मुझे डेटाबेस दिखाएंगे तभी मैं डिस्कस करूंगा, ऐसे नहीं डिस्कस करूंगा। अभी आप, मैं समझ ओके, रहा ओके हूँ सर, कुछ नो आप बता प्रॉब्लम। रहे हैं, ठीक है, आप डेटाबेस दिखाइए या जी, उसकी रिकॉर्डिंग बना के लाइए, जी, मुझे जी, वीडियो दिखा दीजिए, ये चीजें चल रही तभी बता पाऊंगी। कि जी, जब डॉक्टर को पता ही नहीं रहेगा बीमारी क्या है, वैसे ही वर्चुअल इलाज बता रहा है। तो यस सर। ये चीज जी, जी सर, कभी भी बिल्कुल सर। डब्ल्यूआईपी कभी भी वो वेयर हाउस नहीं बनाते हैं हम लोग। डब्ल्यूआईपी एक हमारा जीएल अकाउंट होता है, जिसमें कि प्रोडक्शन के केस में मटेरियल हमारा जाता है, डेबिट होता है, रॉ मटेरियल हमारा डेबिट हो जाता है, और स्टॉक अकाउंट रॉ मटेरियल का क्रेडिट हो जाता है। फिर जब एफजी को रिसीव करते हैं तो एफजी हमारा डेबिट हो जाता है, डब्ल्यूआईपी उतना ही से
क्रेडिट हो जाता है। जो आपको वेरिएंस का प्रोसेस दिखाया था, वेरिएंस में कब जाता था, जब हमारा WIP और जो स्टॉक हम रिसीव कर रहे थे उसमें डिफरेंस रहा तो हमारा वेरिएंस में उठा के लाया जाता था। तो पूरा प्रोसेस हमने कर लिया है, वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा लैगिंग लग रहा है आप लोगों के साथ। तो एक बार दिखाइए मुझे, फिर ही मैं कुछ बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा बच्चों। जी सर, श्योर ठीक है, श्योर सर, श्योर। चलिए और बताइए।